हमारे जीवन का सूर्य अस्त तो होगा ही। आमतौर से लोग सदा जीवित रहने भर की बात सोचते हैं। मरण तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो जाता है। यदि जीवन इकाई के दोनों सिरे ध्यान में रहें तो ही मध्यवर्ती भाग का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की बात को महत्व दिया जाता रहेगा और ऐसा कुछ किया जाता रहेगा जिसके आधार पर मनुष्य जन्म जैसी महान उपलब्धि को सार्थक बनाया जा सके। हम समर्थ हो, स्वस्थ हो सो ठीक है, पर कल नहीं परसों मृत्यु का वर्ण तो करना ही पड़ेगा। सूर्य जैसी समर्थ सत्ता के भी मरण की रूपरेखा दैवज्ञों ने बनाकर रख दी है। फिर हमारी तो हस्ती ही क्या है। अपने सूर्य का भूत, वर्तमान और भविष्य जानने के लिए खगोलवेत्ताओं ने गहरे अनुसंधान किए हैं। इस संदर्भ में जॉर्ज गैमो, एडिंगटन, पेडलर, हेनवेथे, फॉन विट्स्कर के निष्कर्षों को अधिक प्रामाणिक माना गया है। इन खगोलवेत्ताओं के अनुसार सूर्य में हाइड्रोजन का विशाल भंडार है। उसके भीतरी भाग में जो जटिल हलचलें हो रही हैं उनके कारण प्लाज्मा स्थिति के अंतर्गत प्रोटीन कणों की मात्रा बढ़ रही है। वे ही प्रकाश और ऊर्जा के रूप में धरती पर पहुंचते हैं। सूर्य में भरा हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता जा रहा है। सूर्य की आयु लगभग 500 करोड़ वर्ष है। उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनसे धरती की स्थिति में भारी बदलाव हुए हैं। वे शीत, ताप, वर्षा, वनस्पति एवं प्राणियों की स्थिति से ही संबंधित नहीं है, वरन प्राणियों के, विशेषतः मनुष्यों के मानसिक स्तर को भी उन्होंने बहुत हद तक प्रभावित किया है। मनुष्यों के चिंतन एवं उत्साह का विस्तार ही नहीं, स्तर भी उन हलचलों से प्रभावित हुआ है। ठंडे होते चलने पर नक्षत्रों का रंग प्रायः लाल हो जाता है। अपना सूर्य भी भविष्य में लाल दानव की तरह अत्यंत भयावह दिखाई देगा। वृद्ध मनुष्य जिस कुरूप कंकाल भर रह जाते हैं वही दुर्गति सूर्य की होगी। वह एक कठोर प्लाज्मा पिंड की शक्ल में जा पहुंचेगा। घनत्व हमारे पानी की तुलना में 25 लाख गुना अधिक होगा। सिकुड़ते सिकुड़ते वह पृथ्वी से भी छोटा रह जाएगा। ऐसी हालत में उसकी गणना ब्रह्मांड के एक नगण्य पिंड की स्थिति में पहुंच में बहुत समय तक भले ही बनी रहे, किंतु उसका कुछ मान महत्व न रह जाएगा। उस स्थिति में पृथ्वी निरंतर ठंडी होते होते 0 से 325 फ़ारेनहाइट नीचे स्थिति में चली जाएगी। तब सूर्य और पृथ्वी पर नीरवता भरी मृत्यु का साम्राज्य छाया होगा। यूं मनुष्य को शतायु कहा गया है, पर वर्तमान स्थितियों में कौन उतने समय तक जी पाता है। आमतौर से लोग आधी पौनी आयु ही भोग पाते हैं। इस बहुमूल्य अवसर का सदुपयोग करने के लिए यह दृष्टिकोण सजग रहना चाहिए। जीवन काल तेजी से समाप्त हो रहा है और मरण तेजी से निकट दौड़ता चला आता है। जो समय बीत गया सो बीत गया, उसके लिए पछताने से कुछ लाभ नहीं। जो शेष है उसी के सदुपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह संभव तभी है जब हम सूर्य के मरण की जैसी मरण कुंडली दैवज्ञों ने बनाई है उसी तरह अपने मरण को भी मूर्तिमान देखें और जो समय बचा है उसके सदुपयोग के लिए आतुरता उत्पन्न करें। महानता के साथ अवरोध भी जुड़े हुए हैं। ढर्रे का बेजोखिम का जीवन क्रम बिताते रहना सरल तो है, पर उससे यह हानि भी है कि ऊंचे उठने और आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। ढीले पोले और साहस रहित व्यक्ति जोखिम उठाने से डरते हैं। उनका यह डर कठिनाइयों से शायद किसी तरह तक बचा भी देता हो, पर नई कठिनाई पार करने के सारे द्वार पर नई कठिनाई यह उत्पन्न करता है कि नीरस, निर्जीव और हेय स्थिति को पार करने के सारे द्वार प्राय बंद ही हो जाते हैं। यूं कठिनाइयों से सर्वथा बचे रहना तो डरपोक लोगों के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति हर किसी में नवजीवन और नवस्फूर्ति भरने के लिए उठापटक को आवश्यक समझती है। सीधी उंगली से घी कहाँ ही निकलता है। दुस्साहस के बिना
कोई अग्रगामी कहाँ रहता रहे। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार विशाल हिमालय का जन्म थोड़ा थोड़ा करके 3 बार हुआ है। मुख्य हिमालय, जिसे हिमालय का हृदय भी कहते हैं, अब से 5 करोड़ वर्ष पूर्व टीथिस समुद्र की तली से उभरा। इसके बाद 2 करोड़ वर्ष पश्चात लघु हिमालय और उसके 2 करोड़ वर्ष बाद ब्राह्म्य हिमालय उस स्थान पर उभरा जहां आजकल देहरादून, हरिद्वार, शिमला, नैनीताल प्रभृति नगर बसे हुए हैं। महान हिमालय पर्वतमाला का विस्तार 2400 किलोमीटर है। इसे 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय गिलगिट के समीप हिंद सिंधु नदी के मोड़ से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर लंबा खड़ा खंड। इसकी सबसे ऊंची चोटी नागा शिखर 8114 मीटर ऊंची है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबा खंड। इसके 5 बड़े शिखर हैं: गंगोत्री शिखर 6614 मीटर, केदारनाथ शिखर 6940 मीटर, बद्रीनाथ 7068 मीटर, त्रिशूल शिखर 7068 मीटर, नंदा देवी 7816 मीटर, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर लंबा खंड। इसके 4 बड़े शिखर हैं: गोसी अनथक 8013 मीटर, धौलागिरी 8167 मीटर, कंचनजंगा 8580 मीटर, गौरीशंकर एवरेस्ट 8882 मीटर। चौथा है आसाम हिमालय, तीस्ता नदी से नामचा बरवा के समीप ब्रह्मपुत्र नदी तक 820 किलोमीटर लंबा खंड। इसके 2 ऊंचे शिखर हैं: कुला कांगड़ी 7554 मीटर, नामचा बरवा 7755 मीटर। पर्वतों को यह ऊंचाई अनायास ही नहीं मिल गई। इसके लिए उन्हें प्रकृति की उठापटक का सामना कर सकने का दुस्साहस ही अपनाना पड़ा है। पर्वत धरती आदिकाल से ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। वे बीच बीच में बढ़ते, उगते और नष्ट होते रहे हैं। आदिकाल में धरती का जो स्वरूप था उसमें अब भारी अंतर आ गया है। पृथ्वी पर निरंतर काम करने वाली प्राकृतिक शक्तियां, प्रवहमान जल, ज्वालामुखी, भूकंप तथा विभिन्न दिशाओं में क्रियाशील अकल्पनीय दबाव, ये सब प्राचीन पर्वतों के विलीन और नए पर्वतों के जन्म के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ 5 करोड़ वर्ष पूर्व जहाँ टीथिस सागर लहराता था, अब वहाँ उन्नत मस्तक हिमालय पर्वत खड़ा है। कितने ही पर्वत विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ निकले हुए लावे से बने हैं। धरती में दरारें पड़ने से नीची कमजोर मिट्टी धुल जाती है और मजबूत खड़ी रहती है। इस प्रकार बने पर्वतों को अवरोधी वर्ग का माना जाता है। चट्टानों के साथ जुड़ी मिट्टी जब जल प्रवाह में बह जाती है तो स्थिर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। इन्हें विभक्त वर्ग के पर्वत कहते हैं। वायु और जल की प्रवाही हलचलों से पूर्व धरातल पर अन्यत्र की मिट्टी तथा रोड़ों की तरह जमा होती चली जाती है। इन्हें परतदार पर्वत कहते हैं। पर्वत रचना इतिहास में 3 पर्वत निर्मात्री भयंकर हलचलों की चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 37 करोड़ वर्ष पूर्व की कैलोडियन हलचल, 30 करोड़ वर्ष पूर्व की हर्सिनियन हलचल और 12 करोड़ वर्ष पूर्व की अल्पाइच हलचल। ये हलचलें इतनी विकट थी कि इन्होंने पिछले सहस्त्रों पर्वतों को विस्मृति के गर्त में धकेल दिया और उनको जन्म दिया, जो आज हमें उभरे उठे दिखाई पड़ते हैं। प्रगति के पथ पर जोखिम भी है। उनमें हानि भी सहनी पड़ती है और खतरा भी उठाना पड़ता है। दुस्साहसी लोग सदा इसके लिए तैयार रहते हैं। जोखिम से जूझना भी उन्हें एक उत्साहवर्धक खेल प्रतीत होता है।
कोमलता को कठोरता में परिणत करने की प्रक्रिया ही साधारण मिट्टी को पर्वतीय चट्टानों के रूप में परिणत करती है। प्रौढ़ता की दिशा में इसी प्रकार चला जाता है कि सरलता की अपेक्षा कठोरता का स्वागत किया जाए और उसे अपनाया जाए। धरती भिन्न भिन्न प्रकार के भूखंडों से मिलकर बनी है। कहीं सुदृढ़ आग्नेय चट्टानें हैं तो कहीं दुर्बल परतदार चट्टानें। अभी कितनी ही चट्टानों का रूप अधपका है और वे क्रमशः अपनी कचाई दूर करके प्रौढ़ता की दिशा में विकसित हो रही है। इसके कारण भीतर ही भीतर कई तरह की घटबढ़ भी होती रहती है। 5 करोड़ वर्ष से कम आयु वाली पर्वतमालाओं के क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं, क्योंकि वहां अभी कच्चेपन को पक्केपन में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। भारत का हिमालय, यूरोप का आल्प्स, अमेरिका का रॉकीज तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत अभी किशोरावस्था में है। यौवन और प्रौढ़ता प्राप्त करने के लिए अभी इन्हें बहुत ऊंचा उठना और आगे बढ़ना है। तब तक उनके नीचे भूकंप के लिए उत्तरदायी हलचलें होती ही रहेंगी। इन्हें भूरचना भूकंप के वर्ग में गिना जा सकता है। जिन्हें महानतम की जिम्मेदारी संभालने का उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है, उन्हें प्रकृति के आकर्षण विकर्षण का भी सामना करना पड़ता है। मित्रों और शत्रुओं की बाढ़ समान रूप से पड़ती है। समुद्रों को भी उस स्थिति का सामना करना पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा समुद्र की अथाह जलराशि को देखकर विक्षुब्ध होते हैं और उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिभाएं एक कोने में चुपचाप पड़ी नहीं रह सकती। वे पड़ी रहना चाहें तो प्रकृति उन्हें वैसा नहीं करने देती। सुदूर आकाश में रहने वाले सूर्य चंद्र अकारण ही समुद्र जल को प्रभावित करते हैं और उसकी सतह पर ज्वार भाटा उठाते रहते हैं। इतना सब होते हुए भी समुद्र अपना संतुलन नष्ट नहीं होने देता। महान व्यक्तियों पर जहां महान कार्य संपन्न करने के उत्तरदायित्व रहते हैं, वहां उन्हें अनुकूलता प्रतिकूलता सहने के लिए भी कटिबद्ध रहना पड़ता है। समुद्र जल का निश्चित समय पर नियमित रूप से ऊपर उठना ज्वार और नीचे उतरना भाटा कहलाता है। खुले सागरों में प्रायः सभी तटों पर पूरे दिन में 2 बार हल्के ज्वार भाटे आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को वे विशेष रूप में उग्र होते हैं। सप्तमी अष्टमी के दिनों दोनों पक्षों में उन्हें मध्यम स्तर के ढंग में देखा जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इस उतार चढ़ाव का मूल कारण है। सूर्य की आकर्षण शक्ति यद्यपि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से 2.5 करोड़ गुना अधिक है, तो भी चंद्रमा की अपेक्षा प्रायः 405 गुना दूर होने के कारण सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी पर प्रायः दूना आकर्षण चंद्रमा का ही होता है। अस्तु सागरों में अपने ही अंगों से आप संतानें उत्पन्न करते रहने वाला प्रवाल कीड़ा अपनी वंश वृद्धि इसी प्रकार करता रहता है और उनका विशाल कुटुंब परिवार धीरे धीरे एक द्वीप के फिर द्वीप समूह के रूप में बढ़ता चला जाता है। भारी होने पर वे समुद्र की तली में बैठते जाते हैं और पर्वत समुद्र चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। ज्वार भाटे तथा पवन द्वारा उनकी सतह पर कीचड़, रेत, बीज, वनस्पति पटकते रहते हैं। फलस्वरूप वे हरे भरे पेड़ पौधों से आच्छादित साधारण समुद्री द्वीपों की तरह दिखाई पड़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब तट पर, हवाई द्वीप के समीप बिकनी द्वीप में अच्छे प्रवाल देखे जा सकते हैं। उनका छिटपुट अस्तित्व तो उनके स्थानों पर है। अमावस्या तथा पूर्णिमा को चंद्र, पृथ्वी एवं सूर्य प्रायः एक ही रेखा पर रहते हैं। इन 2 तिथियों को सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अपेक्षाकृत अधिक सशक्त होती है। फलतः अधिक ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष सप्तमी अष्टमी तिथियों को सूर्य पृथ्वी रेखा चंद्र पृथ्वी रेखा से 10 अंश का कोण बनाता है। तब भी ज्वार भाटे आते तो हैं, पर अधिक ऊंचे नहीं होते।
पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों के घूमने के कारण आवृत्ति 6-6 घंटे की न होकर 6 घंटा 12 मिनट की होती है। इस प्रकार दो ज्वार और दो भाटे कुल 4 क्रियाएं 24 घंटे 50 मिनट में संपन्न होती जाती हैं। अर्थात ज्वार भाटे के दैनिक समय में 50 मिनट की देर होती जाती है। यदि आज ज्वार 8 बजे आया है तो कल 8:40 पर, परसों 9:40 पर, यही क्रम आगे भी चलेगा। सब जगह ज्वार भाटे एक ही समय पर नहीं आते, वरन आकर्षण शक्ति के प्रभाव की घट बढ़ से विभिन्न स्थानों पर उनके समय अलग अलग रहते हैं। ज्वार का प्रधान कारण चंद्रमा ही है। पृथ्वी का जो क्षेत्र चंद्रमा के समीप है, वहां चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की केंद्रापसारी बल से अधिक होती है। अतएव चंद्रमा की दिशा में समुद्र तल पर खिंचाव बढ़ जाता है। पृथ्वी का जो क्षेत्र चंद्रमा से दूर है, वह चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के केंद्रापसारी बल से कम होती है। फलतः चंद्रमा से विपरीत दिशा में खिंचाव क्रियाशील हो जाता है। इस प्रकार एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में ज्वार उठते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध में, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध में। सुविस्तृत जलराशि में इस प्रकार की परस्पर विरोधी दो सक्रियताओं का परिणाम वह होता है जो हमें ज्वार भाटे के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे 50 मिनट में दो विपरीत दिशाओं में 2 बार ज्वार भाटे आते हैं। समुद्र को ज्वार भाटों का निरंतर सामना करना पड़ता है। वह न कभी उनसे खिन्न होता है और न असंतुलित, वरन अपने कंधों पर आए हुए अनेक उत्तरदायित्वों में एक भार ज्वार भाटों का सामना करने का, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से जूझने का भी जोड़ लेता है तथा परिस्थितियों से धैर्य, साहस एवं संतुलन के साथ निपटता रहता है। समुद्र की तरह ही थल भूमि को भी आंतरिक विग्रह और ब्राह्म प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमाण भूकंपों के रूप में आए दिन हम देखते रहते हैं। इन भूकंपों से जहां पृथ्वी को हानि सहनी पड़ती है, वहां उन्हीं से ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं जिन पर से हानि के गर्भ में छिपे लाभ का भी आभास प्राप्त किया जा सके। सूर्यताप, शीतलता, पवन, हिमनद आदि कारणों से जमीन के भीतर और बाहर की वस्तुएं इधर से उधर हटती गिरती रहती हैं। इससे वजन का पूर्व संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि तराजू के पलड़ों का वजन घटने बढ़ने से वे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसे ही भूकंप का रचना परिवर्तन कारण कहते हैं। अत्यंत बाहर ढोने वाली मालगाड़ियां व उनकी तीव्र गति, परमाणु बमों का विस्फोट आदि मानवकृत आघात है। उल्कापात, वज्राघात जैसे कई प्रकृतिगत आघात भी ऐसे भयंकर होते हैं कि उनके कारण भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। भूकंप मापक यंत्र सीस्मोग्राफ से यह जाना जा सकता है कि पृथ्वी पर भूकंप कहाँ हुआ, उसकी गति क्या थी, क्या कारण था और उसका उद्गम स्रोत एपिसेंटर धरती की किस परत में कितनी गहराई पर था। जिस प्रकार हवा से पेड़ों के पत्ते हिलते रहते हैं, उसी प्रकार भूकंपों से धरती का कोई ना कोई भाग प्रायः हिलता रहता है। औसतन प्रत्येक मिनट में पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक भूकंप आ जाता है। सौभाग्य से सभी भूकंप विनाशकारी नहीं होते। भूगर्भ स्थित चट्टानों को अचानक इधर उधर हट जाने से जो आघात पृथ्वी की भीतरी गहराइयों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के झटके धरती के ब्राह्मण धरातल को झकझोरते हैं। यही भूकंप है। धरती जैसे जैसे ठंडी होती जाती है, वैसे ही वैसे भूगर्भ में सिकुड़न पैदा होती है। उसके कारण पड़ने वाली दरारें पदार्थों को इधर से उधर करती हैं। गहराई के भीतर होने वाली उठक पटक को हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। पिछले कुछ वर्षों का विनाशकारी इतिहास रोमांचकारी है। सृष्टि के आदि से अब तक निरंतर चलती आ रही
इन भूकंपों की श्रृंखला ने कितनी जन धन की हानि की होगी, यह अकल्पनीय है। पिछले कुछ ही दिनों की भूकंप प्रतिक्रिया का विवरण इस प्रकार है। सन 1715 लिस्बन, पुर्तगाल, 5000 व्यक्ति मरे, पूरा नगर नष्ट। सन 1817 नेपल्स, इटली, 12,000 व्यक्ति मरे। सन 1891 मिनियोबरी, जापान, 7,000 व्यक्ति मरे, दोनों नगर नष्ट। सन 1897 शिलोंग, असम, 10,000 व्यक्ति मरे। सन 1905 कांगड़ा, 20,000 व्यक्ति मरे। सन 1908 सिसली, 76,000 people affected. सन 1915 मध्य इटली, 30,000 people affected. 370 villages नष्ट। सन 1923 टोक्यो, जापान, 14,000 व्यक्ति मरे। सन 1923 कासू, चीन, 1,00,000 व्यक्ति मरे। सन 1934 उत्तरी बिहार, 12,000 व्यक्ति मरे। सन 1935 क्वेटा, बलूचिस्तान, 60,000 व्यक्ति मरे। घायल मनुष्यों की संख्या मृतकों से कम 4 गुनी आंकी जानी चाहिए। पशुधन का भी भारी विनाश हुआ। इसके अतिरिक्त मकान, कारखाने तथा दूसरी प्रकार की जो आर्थिक क्षति हुई, उसका ठीक से अनुमान लगाया जा सकना कठिन है। निश्चित रूप से वह संपदा अत्यंत विशाल परिमाण में होगी। यह अत्यंत विशालकाय भूकंपों की बात है। छिटपुट रूप से तो वे कहीं न कहीं आते ही रहते हैं और उनके कारण जनधन की हानि होती रहती है। मानव जाति सृष्टि के आदिकाल से ही ऐसे प्रकृति प्रकोपों का सामना करती रही है। फिर भी साहस, धैर्य और ध्वंस के खंडहरों पर निर्माण की मानवीय प्रकृति ने कुछ ही समय में उस ध्वंस की क्षतिपूर्ति कर ली है। कोई आघात ऐसा नहीं होता जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके। अधीर मनुष्य उसका मूल्य चुकाने और प्रतीक्षा करने को तैयार ना होने के कारण निराश हो बैठते हैं। पर जहाँ शौर्य और साहस है, वहाँ ध्वंस का तांडव समाप्त होते ही सृजन का प्रयास द्रुत गति से आरंभ हो जाता है। ना धरती घात प्रतिघातों से बच सकी है और ना समुद्र की जलराशि। प्रकृति के हिंडोलों में झूलने वाले हर किसी को आगे और पीछे बढ़ने हटने के झोंटे लेने पड़ते हैं। अधीर और क्षुद्र उससे बेतरह भयभीत होकर रोते चिल्लाते हैं, पर बहादुर लड़के मेले ठेलों में आने वाले चरखे पर झूलने की तरह ऊपर नीचे आने जाने का आनंद उत्साहपूर्वक उठाते हैं। महत्वाकांक्षी, प्रगतिशील एवं बड़े उत्तरदायित्व वहन करने के लिए समुद्यत लोगों को तो भूकंपों, ज्वार भाटों का सामना अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। पर्वतों के उच्च शिखरों का व्यक्तिगत महत्ताओं का निर्माण भी इस प्रक्रिया का सामना करने पर ही संभव हो पाता है।